नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान मुक्ति पर। अध्याय 4 बड़ा कैसे सोचें। हाल में ही मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोज़गार विशेषज्ञ से चर्चा की। यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहां के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उनकी बातों से लगा जैसे वह छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या ये आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों से चर्चा करती हूँ उनमें से ज़्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह 22 साल के लड़के हमारी बिक्री किसी चीज़ से ज़्यादा रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा। उनमें से ज़्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी के जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? आज के युवा बिक्री बातों में तो इतनी आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है। आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों के इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, ना ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि से पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं ये आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि किस तरह आपकी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्म मूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इस तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वह सोचता है, मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूँ। या जिम जॉन के साथ डेटिंग करना चाहता है, परंतु वह उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड्स से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स सबसे बड़े आदमी उनसे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज़्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यही सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जानो, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं खुद के नकारात्मक पहलू को जानें। ज़्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी से मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हों, अच्छी बात है। इनमें हमें यह पता चलता है कि हमें इस क्षेत्रों में सुधार करना है, परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नज़रों में कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है कि जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सनल के अपने प्रशिक्षण
कार्यक्रम में आजमाया है। ये वाकई काम करता है। पहला, आप 5 प्रमुख गुणों को तय करें। किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लें, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार व्यक्ति जो आपको सच्ची राय दे सके। गुणों के उदाहरण हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। दूसरा, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिखें जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में ये गुण आप में हैं। इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे पर आप पाएंगे कि आप किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह मित वैयता शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में ये जाते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है, परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग ऐसे अलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं। और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी व्यक्ति की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते, हम तस्वीरों और या बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल है। जब इन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारी दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेती है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई कहता है जिम ने एक नया स्प्लिट लेवल ख़रीदा है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है। परंतु अगर आपको बताया जाता है कि जिम ने एक नया रेंच हाउस ख़रीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी ही तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे शब्दों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्में दिखाएंगे सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का उन लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन वाक्यों में हार और निराश और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्दों में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में आप एक ऐसी तस्वीर बना देंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय यह कहें हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य में आप एक मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें हमने काफ़ी बड़ा खर्च कर डाला और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय यह कहें हमने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, और लोग ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसमें बाद में लाभ उठाना हुआ दिखता है, और यह एक बहुत सुखद दृश्य होता है। मुद्दे की बात यह है कि बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सके। नीचे बाएं हाथ के कॉलम में कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें छोटे नकारात्मक, निराशाजनक विचार उत्पन्न होते हैं। दाएं हाथ के कॉलम में उसी परिस्थिति को बड़े सकारात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है।
पढ़ते समय खुद से पूछें, मैं किस तरह के मानसिक चित्र देख रहा हूँ। छोटे नकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य। पहला, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम हार चुके हैं। दूसरा, मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इससे असफल हो गया था और मैं अब भूलकर भी कोशिश नहीं करूँगा। तीसरा, मैंने कोशिश करके देखा है परंतु यह माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते। चौथा, बाजार माल से अटा पड़ा है, सोचिए 25% संभावित माल तो पहले ही बिक चुका है, बेहतर है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। पांचवा, उनके आर्डर छोटे होते हैं, मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। छठा, आपकी कंपनी में मैं चोटी पर पहुंचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। छठा, आपकी कंपनी में चोटी पर पहुंचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। सातवां, प्रतियोगी कंपनी के पास हर लाभ है, मैं उनके विरुद्ध अपना माल कैसे बेच सकता हूँ। आठवां, कोई भी वह माल नहीं खरीदेगा। नौवां, हम सब तब तक इंतज़ार करें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे। 10वां, मैं इस काम के लिए ज़्यादा युवा बूढ़ा हूँ। 11वां, यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। चित्र, अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख, असफलता। उसी तरह बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य। पहला, हम अभी हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। दूसरा, मैं एक बार इसमें ज़रूर असफल हुआ था परंतु उसमें गलती मेरी थी, अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूंगा और उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। तीसरा, अब तक मैं माल नहीं बेच पाया परंतु मैं जानता हूं कि वह अच्छा है और मैं ऐसा फार्मूला ढूंढ ही लूँगा जिससे यह धड़ाधड़ बिकने लगे। चौथा, सोचिए 25% बाजार तो खुला पड़ा है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, यह बहुत बड़ा अवसर है। पाँचवा, उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं, मैं ऐसी योजना बनाता हूँ जिसमें वे मुझसे और ज़्यादा माल खरीदेंगे। छठा, 5 साल का समय ज़्यादा नहीं होता, ज़रा सोचिए, इसके बाद भी मेरे पास चोटी के पद पर रहने के लिए 30 साल का समय बचता है। सातवां, प्रतियोगी कंपनी दमदार है, मैं इससे इनकार नहीं करता परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते, हम बैठकर सोचें और ऐसा तरीका खोजें जिससे हम उन्हें डरा सकें। आठवां, वर्तमान स्वरूप में शायद इसे ना बेचा जा सके परंतु हम कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। नौवां, हम अभी निवेश करते हैं, हम मंदी के बारे में भला क्या सोचें, हम समृद्धि पर अपना पैसा क्यों ना लगाएं। 10वां, युवा बूढ़ा होना एक फ़ायदे की बात है। 11वां, यह उपाय सफल होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। चित्र, चमक, आशा, सफलता, आनंद, विजय। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके। यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। पहला, अपनी संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उसे जवाब देते हैं मैं थका हुआ हूँ, मुझे सिर दर्द है, काश कि आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों खराब कर रहे हैं। इसका अभ्यास करें, यह एक बहुत आसान बात है परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं तो जवाब में हमेशा कहें बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं, या कहें बेहतरीन या शानदार, हर मौके पर कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे। और ज़्यादा बड़ा भी, एक ऐसे व्यक्ति बने जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है, इससे दोस्त बनते हैं। दूसरा, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों, सहयोगियों के लिए
बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करें। हाँ, वह बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आप उसकी बुराई ना करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल ना करें। देर सवेर तीसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था और आपने जो बुराई की थी वह आपको भी बुरा बना सकती है। तीसरा, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ़ करें। अपनी पत्नी या अपने पति की हर रोज़ तारीफ़ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज़ तारीफ़ करें। अगर सच्ची तारीफ़ की जाए तो यह असफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग बार बार हर बार करें। लोगों के हुलिये, उनके काम, उनकी उपलब्धियां, उनके परिवार की तारीफ़ करें। चौथा, दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु वे इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल, बोरिंग हो जाती है। वे भी इसी तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा करें और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा करें और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाएं, कब्र न खोदें। यह न देखें कि क्या है, यह देखें क्या हो सकता है। बड़े चिंतक यह नहीं देखते कि क्या है, वे यह भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। पहला, रियल इस्टेट की कीमत कैसे बढ़ती है। एक बेहद सफल रियल इस्टेट जो ग्रामीण इलाके की जायदाद का विशेषज्ञ है का कहना है कि अगर हम भविष्य की कल्पना कर सकें तो इससे हम बहुत लाभ हो सकता है। आज जहां कुछ नहीं है वहां कल हो सकता है। इस बात की कल्पना करना हमें सीखना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ ज़्यादातर ज़मीन जायदाद बहुत आकर्षक नहीं होती। मैं इसलिए सफल हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को यह नहीं बताना चाहता कि उनके फार्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात के चारों तरफ बनाता हूँ कि यह फार्म भविष्य में क्या बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से यह बताऊँ, इस फार्म में इतने एकड़ ज़मीन, इतने एकड़ पेड़ हैं और यह शहर से इतने मील दूर है, तो इससे वह उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूँ कि वह इस फार्म पर क्या क्या कर सकता है, तो वह इस फार्म को खुशी खुशी खरीद सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा किस तरह करता हूँ। उसने अपने ब्रीफकेस खोला और एक फ़ाइल निकाली। यह फार्म, उसने कहा, अभी अभी हमारे पास आया है। यह भी बाकी फार्मों की तरह है। यह शहर से 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालत में है और पिछले 5 साल से यहाँ खेती नहीं हुई है। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहाँ 2 दिन गुजारे हैं। मैंने इस पूरी तरह के कई चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फार्मों को भी देखा है। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में भी फार्म के लोकेशन को देखा है। मैंने खुद से पूछा, यह फार्म किस बड़े काम के लिए उपयुक्त है। मुझे इसमें 3 संभावनाएं दिखीं। मैंने तीनों की योजना बना ली। उसने मुझे हर योजना दिखाई। हर योजना स्पष्ट थी और विस्तार से बनी थी। एक प्लान में मुझे सुझाव दिया गया कि फार्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया कि विचार दमदार है। शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी हैं। इस प्लान में बताया गया है कि किस तरह यहाँ पर काफ़ी घोड़े रखे जा सकते हैं, जिससे घुड़सवारी से काफ़ी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल का विचार काफ़ी अच्छा और प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, विस्तृत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था कि पेड़ों के बीच से गुजरते हुए 1 दर्जन दंपत्ति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे।
इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई किस तरह इसे वृक्षों के फार्म में बदला जा सकता है, और तीसरी योजना थी कि यहाँ पर वृक्षों के फार्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता है। अब जब मैं अपने ग्राहकों से चर्चा करता हूँ तो मुझे उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाना होता है कि उनकी वर्तमान हालत में इस फार्म को खरीदना एक अच्छा सौदा है। मैं उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें फार्म पैसा बनाने वाला व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज़्यादा फार्म बेच सकता हूँ और ज़्यादा तेज़ी से बेच सकता हूँ, बल्कि जायदाद बेचने के मेरे तरीके का एक और फ़ायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज़्यादा कीमत पर फार्म बेच सकता हूँ। लोग ज़मीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं वह सिर्फ ज़मीन के लिए दी गई कीमत के स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होती है। इसी कारण ज़्यादातर लोग अपने फार्मों को मेरे यहाँ से बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ता जाता है। इसका संदेश यह है, वर्तमान में चीज़ें कैसी हैं यह देखने के बजाय यह देखें कि भविष्य में ये कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है, वह केवल वर्तमान में नहीं उलझा रहता। दूसरा, एक ग्राहक का कितना मूल्य होता है। एक डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे विचार आपके पुराने ज़माने के लगेंगे, परंतु मैं उस विचारधारा की हूँ। अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना शालीन व्यवहार करेंगे तो बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैन को एक ग्राहक से बहस करते हुए सुना। ग्राहक गुस्से में बाहर चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा, मैं $1.98 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों ख़राब करूं? उसकी ज़रूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छानूं? वह इस काबिल ही नहीं है। मैं वहां से चली आई। एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपने दिमाग से उस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा कि यह बहुत गंभीर मामला है। जब हमारे सेल्समैन अपने ग्राहकों को 1.98 की श्रेणी में रखते हैं, मैंने तभी ये फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुंची तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया और उनसे पूछा कि हमारे स्टोर में पिछले 7 औसत ग्राहक ने कितने पैसे का माल खरीदा। उसने मुझे जो आंकड़ा बताया उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइज़र की मीटिंग बनाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर मैंने उन्हें यह बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। एक बार मैंने जब इन लोगों को यह समझा दिया कि किसी ग्राहक को एक बार की खरीदारी के हिसाब से नहीं तौलना चाहिए बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तौलना चाहिए, तो हमारे स्टोर में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की यह बात किसी भी तरह के बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कई धंधों में शुरुआत में तो कोई लाभ नहीं होता। ग्राहकों की भविष्य की खरीद को देखें, यह ना देखें कि वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। ग्राहकों को मूल्यवान समझने से वे बड़े नियमित संरक्षकों में बदल जाते हैं। ग्राहकों को तुच्छ समझने से वे किसी दूसरी जगह से सामान खरीदने लगते हैं। एक विद्यार्थी ने एक बार मुझे यह महत्वपूर्ण घटना सुनाई और बताया कि वह एक रेस्तरां में कभी नाश्ता क्यों नहीं करता। एक दिन लंच के लिए विद्यार्थी ने कहा, मैंने एक नए रेस्तरां में जाने का फ़ैसला किया है। यह रेस्तरां 2 सप्ताह पहले ही खुला था। मेरे लिए अभी पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सुनिश्चित कर लेता हूं कि मैं जो खरीद रहा हूं उसकी कीमत क्या है। मीट सेक्शन के पास से गुजरते समय मैंने टर्की को देखा और उस पर कीमत डाली थी 39 सेंट। जब मैं कैश रजिस्टर के पास गया तो चेकर ने मेरी ट्रे को देखा और कहा,
1.09। मैंने विनम्रता से उससे दोबारा चेक करने को कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से बिल 99 सेंट का होना चाहिए था। मेरी तरफ घूरने के बाद उसने फिर से हिसाब जोड़ा। हिसाब में जो अंतर आ रहा था वह टर्की की कीमत का कारण था। उसने 39 सेंट की जगह मुझे 49 सेंट दिए थे। फिर मैंने उसका ध्यान उस साइन बोर्ड की तरफ खींचा जिसमें लिखा हुआ था 39 सेंट। इससे वह भड़क गई। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि साइन बोर्ड पर क्या लिखा है। इसका दाम है 49 सेंट। देखिए, यह रही आज की मूल्य सूची। किसी ने शायद गलती से वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया होगा। आपको 49 सेंट ही देने होंगे। फिर मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैंने टर्की ली ही इसलिए थी क्योंकि उसका मूल्य 39 सेंट था। अगर इसका मूल्य 49 सेंट होता तो मैं इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ ले लेता। इसके बाद भी उसका जवाब था, चाहे जो हो, आपको 49 सेंट देने होंगे। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने, क्योंकि मैं वहाँ खड़े रहकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, परंतु मैंने उसी जगह पर यह फैसला भी कर लिया कि मैं दोबारा उस रेस्तरां में नहीं जाऊँगा। मैं हर साल लंच पर $250 खर्च करता हूँ, और यह बात तो पक्की है कि मैं उस रेस्तरां में एक पाई भी खर्च नहीं करूँगा। यह एक छोटे नज़रिए का उदाहरण है। चेकर ने कीमत का छोटा सा अंतर ही देखा। उसने संभावित $250 की सेल नहीं देखी। तीसरा, अंधे दूध वाले का मामला। हैरत की बात है कि लोग किस तरह भावी संभावना के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि वह पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने कहा, मैंने पड़ोस की महिला से पहले ही बात कर ली है, परंतु वे लोग 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध ही लेते हैं और मैं इतनी कम रकम के लिए यहाँ रुकूँ, यह फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। शायद आपकी बात सही हो, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन से बात कर रहे थे तो आपने यह नहीं देखा कि उस घर में दूध की मांग 1-2 महीने में बढ़ने वाली है। उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है जो निश्चित रूप से काफ़ी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे घूंसा मार दिया गया हो, और फिर उसने कहा, कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है। कभी जो परिवार में 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 क्वार्ट दूध खरीदता है। परंतु वह दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। उस बच्चे के अब 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन और हो चुके हैं, और मुझे जानकारी मिली कि उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं। इसलिए यह देखें क्या हो सकता है, सिर्फ यही नहीं कि क्या है। जो स्कूल टीचर जिमी के सिर्फ वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचेगा, वह यही सोचेगा कि जिमी बदतमीज, पिछड़ा और गंवार है। परंतु अगर टीचर ऐसा सोचेगा तो इससे जिमी का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु जो टीचर जिमी की संभावनाओं को देख सकेगा, वही उसका विकास कर पाएगा। ज़्यादातर लोग स्किड रो से गुजरते समय केवल हारे हुए शराबियों को देख पाते हैं, परंतु कुछ निष्ठावान लोग स्किड रो से गुजरते समय एक सुधरे हुए नागरिक की संभावना को भी देख सकते हैं, और चूंकि वे भविष्य की संभावनाओं को देख पाते हैं, इसलिए वे यहाँ पर एक सफल सुधार कार्यक्रम शुरू कर पाते हैं। चौथा, कौन सी चीज़ आपका मूल्य तय करती है। कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे यहाँ पर कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूँ। इसकी उम्र अभी 26 साल की है और यह बहुत ही गरीब घर से आया है। इसके अलावा मैं यह भी जानता हूँ कि इसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। मैं यह भी जानता था कि वह ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। काफ़ी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया, और फिर हमारी चर्चा इस तरह मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नज़रिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा बढ़िया जवाब दे दिया। मेरे पास बैंक में $200 है। क्लर्क की मेरी नौकरी में
तनख्वाहें ज़्यादा नहीं हैं और ना ही यह कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। परंतु प्रोफेसर, उसने कहा, मैंने यह तय कर लिया कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राय में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से उसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। देखिए, उसने कहा, मैं काफ़ी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने यह पाया, जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं। वे भविष्य को नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपने घटिया वर्तमान को ही देख पाते हैं। मेरे पड़ोसी का उदाहरण लें। वह लगातार रोता हुआ मेरे पड़ोसी का उदाहरण लें। वह लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाहें कम हैं, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाते हैं, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वह गरीब है और इसलिए वह यह मान लेता है कि वह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। इसलिए वह इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे ज़िंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सज़ा मिली हो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्दी ही निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ नहीं है और मैं ज़िंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूं। मैं यह देखता हूं कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूं। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता, बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूँ। मैं ये अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता, बल्कि मैं बढ़िया एक उपनगरीय घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा अनुभव सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्या यह खुद को मूल्यवान बनाने की बढ़िया योजना नहीं है? यह युवक वास्तव में अच्छी ज़िंदगी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है, उस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देखते हैं। मैं इन्हें मूल्य बढ़ाने वाले अभ्यास कहता हूँ। पहला, चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। रियल एस्टेट का उदाहरण याद रखें। खुद से पूछें, किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिज़नेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के विचार खोजें। कोई भी चीज़, चाहे वह खाली प्लॉट हो, घर हो या बिजनेस हो, इसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज़्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछें, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। मैं किस तरह उन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकता हूँ। याद रखें, किसी व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। तीसरा, खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज़ एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से ना करें, इस बात से ना करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। मध्यम आकार की प्रिंटिंग कंपनी 60 कर्मचारी के रिटायरमेंट मालिक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना। 5 साल पहले उसने कहा, मुझे अकाउंटिंग और ऑफिस के बाकी काम के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत थी। मैंने हैरी नाम के 26 वर्षीय युवक काम पर रख लिया। उसे
प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, परंतु उसके रिकॉर्ड से पता लगता था कि वह एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो हमने उसे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हैरी में एक गुण ऐसा था जो उसे बाकी सब लोगों से आगे कर देता था। हैरी पूरी कंपनी में गंभीरता से सच्ची रुचि लेता था। वह सिर्फ चेक नहीं दिखता था, वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वह देखता था कि बाकी कर्मचारियों की मदद कर सकता था, वह तत्काल काम में जुट जाता था। हैरी के आने के 1 साल के भीतर हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी मेरे पास एक फ्रिज बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि इससे लागत कम आएगी, और सचमुच लाभ हुआ। हैरी ने और भी कई काम किए जिनसे सिर्फ उसके विभाग को नहीं बल्कि पूरी कंपनी को फ़ायदा हुआ। उसने हमारे उत्पाद विभाग का लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक पा रहा था। हैरी हमारे सेल्स मैनेजर के पास गया और उनसे इस तरह की बात कही, मैं सेल्स के बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे जिसकी वजह से हमारी बिक्री बढ़ गई। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता था, हैरी उस आदमी की काफ़ी मदद करता था। हैरी पूरी कंपनी में सच्ची रुचि लेता था। जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो हैरी ही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक था, परंतु मुझे गलत मत समझना, मेरे दोस्त ने कहा। हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वह किसी के काम में अड़गा नहीं लगाता था, वह नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था, वह लोगों की पीठ पीछे बुराई नहीं करता था और वह ऑर्डर भी नहीं देता था, वह सिर्फ मदद करता था। हैरी इस तरह बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज़ से उसे फ़र्क पड़ता था। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये काफ़ी है वाला रवैया, छोटी नकारात्मक सोच। बड़े चिंतक अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते या हारते हैं। वे जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे इसके बदले में उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो। वह आदमी जो अपने डिपार्टमेंट के बाहर की हर समस्या को यह कहकर टाल देता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की चिंता करने दो। उसका रवैया उसे कभी लीडर नहीं बनवा सकता। इसका अभ्यास करें, बड़े चिंतक बनने का अभ्यास करें। कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखें। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने के काबिल होते हैं और इन्हीं थोड़े लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां दी जाती हैं। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राय में छोटी, घटिया, महत्वपूर्ण चीज़ों को बाधा बना लेते हैं। हम इन 4 उदाहरणों को देखें। पहला, अच्छे भाषण के लिए क्या ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सबके सामने बढ़िया बोल सके, परंतु ज़्यादातर लोगों की ये चाहत पूरी नहीं हो पाती। ज़्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा सा है। ज़्यादातर लोग बोलते समय बड़ी महत्वपूर्ण बातों के बजाय छोटी घटिया बातों पर ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज़्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते रहते हैं। मुझे सीधे खड़ा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना है और अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना है। जनता को यह पता न चलने दें कि आप नोट्स की मदद ले रहे हैं। याद रखें, ग्रामर की गलती न होने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी टाई सीधी रहे। जोर से बोलें पर ज़्यादा जोर से नहीं, इत्यादि। जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो क्या होता है? वह डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में सूची बना ली है कि उसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? संक्षेप में, वह फ्लॉप हो जाता है। इसलिए वह फ्लॉप होता है क्योंकि उसने एक अच्छे वक्ता का छोटे, घटिया
तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है और अच्छे वक्ता के बड़े गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। जिस बारे में आप बोलने जा रहे हैं उसका ज्ञान और दूसरे लोगों को बताने की उत्कृष्ट इच्छा। अच्छे वक्ता का असली इम्तिहान इस बात में नहीं होता कि वह सीधा खड़ा होता है या नहीं, वह ग्रामर में गलतियां करता है या नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वह जनता तक अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज़्यादातर चोटी के वक्ताओं में कई सारे दोष होते हैं। कईयों की तो आवाज़ ही खराब है। अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध वक्ताओं को अगर भाषण देने के परीक्षा में बिठाया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उनमें से कई तो फेल हो जाएंगे। परंतु इन सभी सार्वजनिक वक्ताओं में एक बात पाई जाती है, उनके पास कहने को कुछ होता है और उनमें दूसरे लोगों को अपनी बात बताने की प्रबल इच्छा होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर जनता में सफलता से बोलने की कला को प्रभावित न होने दें। झगड़े की वजह क्या होती है? दूसरा, कभी आपने खुद से ये सवाल किया कि आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़े छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होती हैं, जैसे जान थोड़ा थका हुआ तनाव में घर लौटता है, डिनर में उसे मज़ा नहीं आता और वह शिकायत करने लगता है। उसकी पत्नी जॉन का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वह आत्मरक्षा में कह देती है, इस बजट में मैं इससे ज़्यादा अच्छा खाना कैसे बनाऊं? या अगर आपके पास बाकी सबकी तरह नया गैस स्टोव हो तो मैं इससे बेहतर खाना पका सकती हूँ। इससे जान का गर्द आहत हो जाता है और बदले में जॉन पर हमला कर देता है। देखो जॉन, सवाल पैसे की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक शांति स्थापित होती है तब तक दोनों की ही पक्ष एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं। एक दूसरे के माँ बाप, सेक्स, पैसे, शादी से पहले वादे, शादी के बाद के वादे और इस तरह के दूसरे मामलों बीच में लाया जाता है। दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस होते हैं। दोनों का मतभेद पूरी तरह सुलझ नहीं पाते हैं और दोनों को अपनी अपनी लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटे चिंतन की वजह से ज़्यादातर झगड़े होते हैं। इसलिए झगड़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको बड़े छोटे चिंतक से बचना होगा। यहाँ एक आजमाई हुई तकनीक बताई जा रही है। किसी की शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? ज़्यादातर मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं और झगड़े से बच जाते हैं। खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसकी सिगरेट की राख बिखर गई, या उसने टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया था, वह शाम को देर से लौटा? क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसने थोड़ा पैसा उड़ा दिया, या उसने कुछ लोगों को घर पर बुलवा लिया जिन्हें मैं पसंद नहीं करता? जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले हों, खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? इस सवाल में जादू है और यह आपके घर का माहौल सुधार सकता है। यह ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने बड़ा ड्राइवर आपके सामने कट मारता है तो यह ट्रैफिक में भी काम करता है। यह जिंदगी की किसी भी ऐसी परिस्थिति में काम करता है जिसमें झगड़े का अंदेशा हो। तीसरा, जान को सबसे छोटा ऑफिस मिला और बर्बाद हो गया। कुछ साल पहले मैंने देखा कि छोटे चिंतन के कारण किस तरह एक आदमी का एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं वाला करियर तबाह हो गया। विज्ञापन कंपनी में समान पदों पर कार्यरत 4 युवा एग्जीक्यूटिव को नए ऑफिस दिए गए। 3 ऑफिस तो आकार, प्रकार एवं साज सज्जा में एक से थे, परंतु चौथा ऑफिस छोटा सा था। JM को चौथा ऑफिस दिया गया। इससे उसका गर्व आहत हुआ। तत्काल उसे महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। नकारात्मक चिंता, गुस्सा, कड़वाहट की ईर्ष्या ने उसके दिमाग पर कब्जा ले को लगने लगा कि उसे कम योग्य समझते हैं कर लिया। परिणाम हुआ कि JM अपने साथी एग्जीक्यूटिव के प्रति शत्रुता रखने लगा। सहयोग करने के
बजाय वह उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करने लगा। माहौल बिगड़ता गया। 3 महीने बाद जेएम का व्यवहार इतना ज़्यादा खराब हुआ कि मैनेजमेंट के पास उसे हटाने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा। एक छोटी सी बात का बुरा मानने के कारण जेएम का करियर तबाह हो गया। भेदभाव के बारे में सोचने की उसे इतनी जल्दी थी कि वह यह नहीं देख पाया कि कंपनी इतनी तेज़ी से कर रही थी और विकास कर रही थी और ऑफिस में जगह की कमी थी। उसने यह नहीं सोचा कि जिस एग्जीक्यूटिव ने ऑफिस बांटे थे उसे तो यह भी पता नहीं था कि कौन सा ऑफिस छोटा है कौन सा बड़ा। सिवाय जेएम के कंपनी में और किसी भी आदमी को ऐसा नहीं लगा कि उसके छोटे ऑफिस की उसकी इज्जत घट गई हो। महत्वहीन बातों पर छोटी सोचें आप आहत हो सकते हैं, जैसे आपका नाम डिपार्टमेंट की सूची में सबसे आखिर में लिया जाए या आपको ऑफिस के किसी मेमो की चौथी कार्बन कॉपी दी जाए। बड़ा सोचें, इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दें। चौथा, हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि अगर सेल्समैन में दूसरे गुणों हो तो सेल्समैनशिप में हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। मेरा एक दोस्त भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है और मजाकिया का स्वभाव है। कुछ महीने पहले मेरे इस मजाकिया दोस्त के पास एक युवक आया और उससे सेल्समैन की नौकरी मांगी। इस युवक को हकलाने की आदत थी और मेरे दोस्त ने फैसला किया वह मेरे साथ मजाक कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त ने उस हकलाने वाले उम्मीदवार से कहा कि उसे तो सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, परंतु उसके एक दोस्त यानी कि मुझे को एक सेल्समैन की ज़रूरत है। फिर उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे उस युवक की इतनी तारीफ़ कर दी कि मुझे कहना ही पड़ा, उसे अभी मेरे पास भेज दो। 30 मिनट बाद वह युवक मेरे पास खड़ा था। उसके 3 शब्द बोलने से पहले ही मैं समझ गया कि मेरे दोस्त ने मुझे पास क्यों भेजा है। मैं जा जैक आर, उसने कहा। मिस्टर एक्स ने मुझे आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। हर शब्द बोलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। मैंने सोचा, यह आदमी $1 के नोट का वॉल स्ट्रीट में 90 सेंट में भी नहीं बेच पाएगा। मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आया, परंतु मुझे उस युवक से सच्ची हमदर्दी भी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम उससे कुछ विनम्र प्रश्न तो पूछ लिए जाएं ताकि मैं कोई अच्छा सा बहाना बना सकूं। मैं उसे काम पर क्यों नहीं रख सकता। चर्चा के दौरान मैंने पाया कि आदमी काम का था, उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास था, परंतु इसके बावजूद मैं इस तथ्य पर को नहीं पचा पाया कि वह हकलाता था। आखिरकार मैंने उससे इंटरव्यू का आखिरी सवाल करने का फैसला किया। आपने ये कैसे सोचा कि आप इस जॉब में सफल हो जाएंगे? उसने जवाब में दिया, मैं तेज़ी से सीख सकता हूँ। मैं लोगों को पसंद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपकी कंपनी अच्छी है और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अभी मेरे साथ हकलाने की समस्या है, परंतु इससे मुझे परेशानी नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे किसी और को भी परेशानी होगी। इसके जवाब में मुझे बता दिया कि उसके पास सेल्समैन बनने की सचमुच महत्वपूर्ण योग्यता थी। मैंने तत्काल उसे मौका देने का फैसला कर लिया और आपको यह जानकर हैरत होगी कि वह एक सफल सेल्समैन बन चुका है। अगर बाकी बड़ी योग्यताएं हों तो बोलने वाले व्यवसाय में हकलाने की आदत भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इन 3 उपायों का अभ्यास करें ताकि आप छोटी छोटी बातों में सफलता में सकारात्मक रूप से सोच सकें। अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर बनाए रखें। कई बार हम उस सेल्समैन की तरह होते हैं जो सामान बेचने में असफल होने के बाद अपने मैनेजर को बताता है, परंतु मैंने ग्राहक के सामने साबित कर दिया कि वह अपनी गलती पर था। बेचने में बड़ा लक्ष्य सामान बेचना होता है, बहस में जीतना नहीं होता। शादी में बड़ा लक्ष्य शांति खुशी होता है, बहस में जीतना नहीं होता या यह कहना नहीं होता कि मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता सकता था। कर्मचारियों के साथ काम करते समय बड़ा लक्ष्य उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है। छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नीचा दिखाना नहीं होता। पड़ोसियों के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती होता है। यह देखना होता है कि उनका कुत्ता कभी कभार रात में भौंकता है, इसलिए उस कुत्ते को जंगल में छोड़ देना चाहिए।
मिलिट्री की भाषा में कहा जाए तो संग्राम में हारकर युद्ध जीतना बेहतर होता है। संग्राम को जीतकर युद्ध हारना अच्छा नहीं होता। अपनी नज़र को बड़े लक्ष्य पर जमाए रखें। दूसरा, खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने के बजाय अपने आप से पूछें, क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस बारे में इतनी चिंता करूं? अगर आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आप छोटे छोटे मामलों पर कुंठित होने से बच सकते हैं। अगर हम झगड़े की परिस्थितियों में खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, तो हम कम से कम 90% झगड़ों से बच सकते हैं। तीसरा, छोटेपन के जाल में ना फंसें। भाषण देते समय समस्याएं पैदा करने के बजाय समस्या सुलझाएं। कर्मचारियों को सलाह देते समय उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे फ़र्क पड़ता है। सतही मुद्दों में उलझकर ना रह जाएं। महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सोच का आकार नापने के लिए यह टेस्ट दें। नीचे बाएं कॉलम में कुछ आम स्थितियां दी गई हैं। बीच वाले दाएं कॉलम में तुलना की गई है। इसी स्थिति का सामना छोटे चिंतक और बड़े चिंतक किस तरह करते हैं, खुद ही देख लें। फिर फैसला करें कि जहां मैं जाना चाहता हूं, मैं वहां किस रास्ते पर चलकर पहुंच सकता हूं, छोटे चिंतक से या बड़े चिंतक से। ऐसी परिस्थिति का सामना 2 तरीकों से किया जा सकता है। फैसला आपके हाथ में है। परिस्थितियां छोटे चिंतक की शैली। पहला, खर्च में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है। दूसरा, अपने दोस्तों, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। तीसरा, छटनी करने या स्थिति बनाए रखने में विश्वास करता है, भविष्य में ज़्यादा संभावना नहीं देखता। पाँचवा, काम से बचने के तरीके खोजता है। छठा, औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है। सातवां, आवश्यक मंदी में कटौती करके पैसे बचाने के तरीके खोजता है। आठवां, छोटे लक्ष्य बनाता है। नौवां, छोटे थोड़े समय के लिए लक्ष्य बनाता है। दसवां, सुरक्षा की समस्याओं में उलझा रहता है। 11वां, छोटे चिंतकों से घिरा रहता है। 12वां, छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, राय का पहाड़ बना देता है। कॉलम बी, बड़े चिंतक की शैली। पहला, ज़्यादा माल बेचकर आमदनी बढ़ने के तरीके खोजता है। दूसरा, अपने दोस्तों, कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। तीसरा, विस्तार में विश्वास करता है। चौथा, बहुत उज्जवल भविष्य देखता है। पाँचवा, ज़्यादा काम करने के कारण असरदार तरीके खोजता है, विशेष तौर पर दूसरों की मदद करने के। छठा, सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है। सातवां, आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है और आवश्यक मंदी में ज़्यादा खर्च करता है, बड़े लक्ष्य बनाता है। नौवां, लंबे लक्ष्य के लिए लक्ष्य बनाता है। 10वां, यह मानना है कि सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। 11वां, बड़े प्रगतिशील विचारों वाले लोगों से घिरा रहता है। 12वां, महत्वहीन बातों, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। याद रखें, बड़ी सोच से हर तरह से बड़ा होता है। पहला, अपने आप को सस्ते में ना बेचें। खुद के कम मूल्यांकन का अपराधी कभी ना करें। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। बड़े चमकीले आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हों। तीसरा, अपनी दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ यह ना देखें कि क्या, बल्कि यह भी देखें क्या हो सकता है। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। चौथा, अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर अपना अगला प्रमोशन निर्भर करता है। पाँचवा, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह महत्वपूर्ण है?
बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बड़ा सोच का बड़ा जादू।